अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं लुत्फ़ुल्लाह सिद्दीकी, आपका केमिस्ट्री का उस्ताद। इस वीडियो में हम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी एमडी कैट 2024 डिस्कस करने जा रहे हैं। ओवरऑल टेस्ट इजी था, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोल से रिलेटेड थे, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, स्टोकियोमेट्री से रिलेटेड थे, थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड थे, जिनमें कैलकुलेशंस थी और ये टाइम टेकिंग थी, लेकिन ओवरऑल टेस्ट इजी था। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हर यूनिट से कितने एमसीक्यू जो हैं वो पूछे गए हैं। जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट से 9 एमसीक्यू पूछे गए, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए वो बेसिक कॉन्सेप्ट से, यानी कि स्टोकियोमेट्री से रिलेटेड हैं, यील्ड से रिलेटेड हैं, मोल से रिलेटेड हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चंस, गैसेस से 1, लिक्विड से 2, सॉलिड से 2, केमिकल इक्विलिब्रियम से 4, रिएक्शन काइनेटिक्स से 2, थर्मोकेमिस्ट्री से 5, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2, केमिकल बॉन्डिंग से 4। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी कैलकुलेशंस हैं, ये टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में भी कैलकुलेशंस हैं, ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से टोटल 3 एमसीक्यू हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट से 2 एमसीक्यू हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल से 4, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन से 3, अल्काइल हेलाइड से 1, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से 2, अल्कोहल्स एंड फिनोल से 2, कार्बोक्सिलिक एसिड से ओनली 1 और मैक्रोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो राइट ऑप्शंस आपको गिवन नहीं है। अब जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमने मोल्स निकालने हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स का फार्मूला क्या होगा? मैस ओवर मोलर मैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मैस है, एमआर है, वो है 40। तो अगर आप 60, गिवन मैस 60 है और मोलर मैस 40 है, तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस ये मोल्स होते हैं, तो फिर इसका आंसर आता है 1.5। तो यहाँ पर 1.5 जो है वो गिवन नहीं है, तो की में जो है वो इन्होंने 2 मार्क किया हुआ है। सो ये इसका जो है वो ग्रेस मार्क मिलना चाहिए आप सबको, चूंकि इसका राइट आंसर है 1.5। नेक्स्ट है heating 24.8 gram of copper carbonate in a crucible produced only 13.9 gram of copper oxide. What is the percentage yield of copper oxide? तो अगेन कैलकुलेशंस हैं, स्टोकियोमेट्री है और फिर यील्ड भी हमने कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज यील्ड। कॉपर कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो बनता है क्यूप्रिक ऑक्साइड और साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, अब वो ये क्या कह रहा है कि अगर हम 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट लें, तो इससे जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है वो 13.9 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। तो आपने इस क्यूप्रिक ऑक्साइड की परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड है, दिस इज एक्चुअल यील्ड। तो फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल हमें गिवन है, थ्योरेटिकली हम खुद निकालेंगे। वो कैसे? आप मोलर मैसेज को कंपेयर कर लो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो मोलर मैसेज हैं उनको आप कंपेयर करो। अच्छा, कॉपर कार्बोनेट का आप मोलर मैस फाइंड आउट करोगे। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर का है 63.5, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48। तो ये आ गया 5 पॉइंट, ये 13, 1 7 और 1 8, 8 और 4 123.5। तो ये आ गया 123.5। अब इसी तरह आप कॉपर ऑक्साइड का फाइंड आउट करो, इसका है 63.5 और इसमें आप ऐड कर दो 16,
तो ये आ जाएगा 79.5। अब हमें क्या गिवन है, अगर हमने कंपेयर करना है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड को, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि अगर ये 123.5 है तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 79.5। तो अगर कॉपर कार्बोनेट 24.8 ग्राम हो तो ये कितना बनेगा। अच्छा, अगर आप सपोज कर लो कि ये 125 है, सपोज, ऑलमोस्ट राउंड ऑफ कर लो आप, और इसको आप राउंड ऑफ करके सपोज कर लो ये 25 है, तो 125 से आप 25 पे आए हो, कैसे आए हो, 5 से डिवाइड करके, और इसको आप राउंड ऑफ कर लो कि ये 80 है, तो 80 को भी अगर आप 5 से डिवाइड करो, इसको अगर आपने 5 टाइम्स कम किया है तो इसको भी आप 5 टाइम्स कम करोगे, तो ये आ जाएगा 16। तो यानी कि आपकी जो थ्योरेटिकल यील्ड आ रही है वो 16 आ रही है। एक्चुअल यील्ड कितनी है, 13.9, इसको हम राउंड ऑफ करके कह लेते हैं कि 14। तो 14/16 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 7s आर 14, 2 8s आर 16। तो 700 को जब आप 8 से डिवाइड करते हो तो ये आता है 87। तो ऑलमोस्ट 87 के करीब जो वैल्यू है वो है 86.87%। राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय कैलकुलेटिंग। किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करते हैं। राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है एक्चुअल यील्ड विल रीच द आइडियल थ्योरेटिकल वैल्यू इफ द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज। तो ये हमने अपने लेक्चर्स में सेम एज इट इज ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, सेम यही क्वेश्चन कि एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड को अगर रीच कर जाए तो ये कब रीच करेगी, एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड को कब रीच करेगी, जब परसेंटेज यील्ड क्या होगी। तो अगर परसेंटेज यील्ड 100% होगी तो फिर एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर है। इसका मतलब है आपका रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, उसकी एफिशिएंसी 100% है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा सबशेल एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, पी जो है ये फर्स्ट शेल में मौजूद नहीं होता, एस पहले शेल में मौजूद होता है, डी फिफ्थ शेल में पॉसिबल है, एफ सिक्स्थ शेल में पॉसिबल है, लेकिन पी फर्स्ट शेल में पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट शेल में सिर्फ एस सब शेल मौजूद होता है, पी जो है वो सेकंड शेल में आता है सबसे पहले। सो द राइट आंसर इज अल्फा, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज। जब हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस को स्प्लिट करते हैं तो इसको हम ज़ीमैन इफेक्ट करते हैं, तो ये बोहर्स का डिफेक्ट है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो दैट इज स्टार्क इफेक्ट। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। ऑफ्पा प्रिंसिपल तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इस्तेमाल होता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अप्लाई होता है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस नोटेशन। तो ये जो कन्फिग्रेशन है ये किसकी है, ये किस एलिमेंट की कन्फिग्रेशन है। बेसिकली क्रिप्टॉन तक हो गया 36, तो 36 और 4 ये हो गया 40, तो 40 एटॉमिक नंबर किसका होगा। अच्छा, सिलीनियम तो नहीं हो सकता क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, जबकि ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम ये जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और स्ट्रॉन्शियम भी नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रॉन्शियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो या तो ये मॉलिब्डेनम है या ये जिरकोनियम है। तो मॉलिब्डेनम नहीं हो सकता क्योंकि क्रोमियम और मॉलिब्डेनम सेम ग्रुप में है। तो क्रोमियम जो होता है वो क्या होता है, क्रोमियम होता है 3d5 4s1, तो मॉलिब्डेनम होगा 4d5 5s2। तो ये है जिरकोनियम, ठीक है, टाइटेनियम के नीचे, टाइटेनियम के नीचे है जिरकोनियम। टाइटेनियम है हमारे पास 3d2 4s2, और ये होगा 4d2 5s2। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है total number of electron pairs present in the valence shell of central atom in water are।
वाटर के अंदर जो हमारा सेंट्रल एटम है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है, इसके पास 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन गए सेंट्रल एटम के? 1 2 3 4। राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? बहुत सिंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का आपने मास फाइंड आउट करना है। तो कैल्शियम है 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48, इट गिव्स 100 ग्राम। राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ए pyramidal स्ट्रक्चर? तो pyramidal स्ट्रक्चर जो होगा ये AB4 होगा विद लोन पेयर। AB4 विद लोन पेयर। तो C2H4 में तो कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ये टेट्राहेड्रल है, ये बेंट है। जबकि अमोनिया जो है इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, तो यस ये होगा pyramidal। राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ए जीरो डायपोल मोमेंट? इनमें से किसका जीरो डायपोल मोमेंट है? जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। तो BF3 में बोरॉन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यस इसका डायपोल मोमेंट जीरो है। जबकि बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो जिसमें लोन पेयर आ जाए उसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट है, द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज? जो भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो हाइब्रिड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो sp2 हैं, तो जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा वो sp2 ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल नहीं होगा, आउट ऑफ द प्लेन, इन द सेम प्लेन। ये जो है अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। क्या है कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। नेक्स्ट है, 760 टॉर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पास्कल? तो 760 टॉर 1 ATM के बराबर है। तो 1 ATM में कितने पास्कल होते हैं? 10132 पास्कल। राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी grams of carbon dioxide can be produced by thermally decomposing 10 moles of zinc carbonate? अगर आप जिंक कार्बोनेट को हीट करके थर्मली डिकम्पोज करते हो तो क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो इसका अगर 1 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 ही मोल बन रहा है। ठीक है, तो इसके 1 मोल का मास कितना है? 44 ग्राम्स। तो वो ये पूछ रहा है कि अगर इसके आप 10 मोल्स लो जिंक कार्बोनेट के तो इसका कितना मास बनेगा? तो इसके भी 10 मोल्स बनेंगे क्योंकि 1:1 है। तो इसके 10 मोल्स का मास कितना होगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 440 ग्राम। राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर? वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? ये है 40.7 किलो जॉल्स पर मोल। राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है, डिस्टिलेशन अंडर वेरी रिड्यूस्ड प्रेशर इज? जैसे कि इसमें हम ग्लिसरीन की एग्जांपल लेते हैं कि ग्लिसरीन 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते हैं और फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट 210 पे ले आते हैं, तो फिर वो 210 पे डिकम्पोज नहीं होता। तो इस पे जो हम डिस्टिलेशन करते हैं इसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। राइट आंसर इज डेल्टा। नॉट स्टीम डिस्टिलेशन, नॉट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? कंपोनेंट्स को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट है, द एग्जांपल ऑफ मेटालिक सॉलिड? मेटालिक सॉलिड की एग्जांपल, बोरॉन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, तो कॉपर मेटल है। तो मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्ड होगा तो ये मेटालिक सॉलिड है। नेक्स्ट है, व्हेन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कंडक्ट्स करंट इन वन डायरेक्शन बट नॉट थ्रू अदर डायरेक्शन ऑफ द क्रिस्टल, दिस प्रॉपर्टी इज? तो ये कंडक्टिविटी जो है ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने ग्रेफाइट में पढ़ा था
तो ग्रेफाइट में हमने क्या पढ़ा था कि ग्रेफाइट पैरेलल टू द लेयर्स गुड कंडक्टर है, बट परपेंडिकुलर टू द लेयर्स ये बैड कंडक्टर है। तो डायरेक्शन चेंज होने से प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, इसको हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपी। राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है फॉरवर्ड रिएक्शन इज द वन। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होता है? इज वेरी स्लो एट द बिगनिंग, नो। रिएक्ट्स टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, नो। रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट्स बनते हैं। स्पीड्स अप ग्रेजुअली, फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता तेज होता है, नो, स्लो होता है। टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यस, फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट होता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 16.5 ग्राम ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें आपने बताना है कितना NaCl के कितने मोल्स बनेंगे। HCl plus NaOH, it gives NaCl and water। हाँ जी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखो इसका मास कितना है। HCl का मास है 36.5, तो ये 1 मोल के बराबर है। अच्छा, उसने आपको कितनी वैल्यू दी है? 16.5। तो 36.5 का हाफ करें तो ये बनता है 18। तो ऑलमोस्ट 18 जो है 16.5 के करीब है। तो ऑलमोस्ट ये 0.5 हाफ मोल से थोड़ा सा कम है। तो इसको हम 0.5 मोल 0.45 मोल कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि 0.5 से थोड़ा सा कम है। तो जब इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल बन रहा है, और अगर इसके 0.45 मोल होंगे तो इसके भी 0.45 मोल्स बनेंगे। राइट आंसर इज बीटा। और कोई भी वैल्यू 0.5 के करीब नहीं है, सिर्फ यही वैल्यू जो है 0.5 से थोड़ी सी कम वैल्यू है। राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है इन द प्रोडक्शन ऑफ SO3 फ्रॉम SO2 एंड ऑक्सीजन द यील्ड ऑफ SO3 इज इंक्रीज्ड बाय। जब आप SO2 से SO3 बनाते हो तो SO3 की जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है, और तो इसकी आपने यील्ड बढ़ानी है। SO3 की आपने यील्ड बढ़ानी है, तो कैटलिस्ट ऐड करके यील्ड बढ़ाओगे? नो, कैटलिस्ट का यील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। कैटलिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी से अचीव कर लेता है। एडिंग मोर SO2, यस, अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट और बनेगा, तो यस। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नो। SO3 की जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी यील्ड नहीं बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करने से इसकी यील्ड ज़्यादा होगी। रिमूविंग ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन को रिमूव कर दोगे इसका मतलब आप रिएक्टेंट को कम करोगे, तो फिर जो प्रोडक्ट है वो भी कम बनेगा। तो इसका मतलब है SO2 की अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, अगर हम रिएक्टेंट्स को ज़्यादा करेंगे तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, तो फिर प्रोडक्ट और बनेगा। राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है कंसिडर N2 plus 3H2, it gives 2NH3, delta H is equals to minus 92.46 kilojoules per mole. The optimum temperature degree centigrade to produce ammonia is। तो अमोनिया की फॉर्मेशन में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर इज बीटा। अब जाहिर बात है 5000 तो नहीं हो सकता, इतना हाई टेम्परेचर तो नहीं हो सकता क्योंकि इसकी फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, और जीरो भी नहीं हो सकता, तो पीछे एक ही वैल्यू बची। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ केसी फॉर दिस सिस्टम। इस सिस्टम का आपने केसी का यूनिट फाइंड आउट करना है। तो PCl3 की कंसंट्रेशन ऊपर है, Cl2 की कंसंट्रेशन ऊपर है, और PCl5 नीचे है, और ये किसके इक्वल है? केसी के। तो इसमें PCl3 PCl5 से कट गया, पीछे एक की कंसंट्रेशन बची, तो किसी एक की कंसंट्रेशन जो होगी वो किसके इक्वल होगी? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए it gives B the rate constant is 0.0458 per second. Calculate rate of the reaction if the concentration of reactant is 0.35 mole per decimeter cube। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट इज इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो रेट हमने फाइंड आउट करना है। रेट कांस्टेंट कितना है? 0.0458, और कंसंट्रेशन कितनी है? 0.35। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.0458 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से,
अच्छा जी, 5 8 ये आ गया 44, 5 5 25, ये आ गया 29, 2 इधर आ गया, 5 4 20, तो ये आ गया 22, 2 इधर आ गया, 5 0 और 2 आ गया, और 5 0 फिर नेक्स्ट 3 8 ये आ गया 24, तो इधर 2 आ गया, 3 5 15 और 2 ये आ गया 17, ये इधर आ गया, तो ये आ गया 3 4 12 और 1 13, तो 1 इधर आ गया, 3 0 और दिस वन, और नेक्स्ट पे अब ये 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये आ गया 0 9 4 13 1, ये हो गया 10, ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 0। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से पहले डिजिट डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4 5 6, तो 0.016 इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज चार्ली। A reaction is first order with respect to A and second order with respect to B, the rate equation। तो बहुत सिंपल है, with respect to A फर्स्ट ऑर्डर है, with respect to B सेकंड ऑर्डर है, राइट आंसर इज डेल्टा, तो ये इसकी रेट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है, what mass of aluminium oxide is produced from 18.5 gram of aluminium metal when it reacts completely with oxygen gas according to the following equation। अच्छा जी, इसमें आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो मैसेज हैं वो लिखने हैं आपने। तो ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम जो है ये लिमिटिंग हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन एक्सेस में है। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एल्यूमिनियम होता है 27, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108 ग्राम, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है 104, तो ये 2 मोल्स के लिए हो जाएगा 208 ग्राम। तो जब ये 108 ग्राम है तो ये सॉरी, ये 102 होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है 102, तो 2 के लिए हो जाएगा 204। तो जब ये एल्यूमिनियम 108 ग्राम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 204 ग्राम बन रहा है, और उसने आपको एल्यूमिनियम की क्या वैल्यू दी है, 18.5। तो अगर ये 18.5 ग्राम होगा तो ये कितना बनेगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो x इज इक्वल्स टू 204 मल्टीप्लाई बाय 18.5 डिवाइडेड बाय 108। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 204 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 51, और ये आ जाएगा 27। अच्छा, सपोज कर लो कि 27 का डबल होता है 51, तो अगर आप 51 को 27 से डिवाइड करते हो तो ऑलमोस्ट ये 1.88 आता है। 27 1s आर 27, तो यहाँ से एक कैरी किया, 11 में से 7 निकाल दिए, तो ये आ गया 4, और 4 में से 2 तो ये आ गया 24। इधर पॉइंट लगा के इधर फिर एक ज़ीरो लगाएंगे तो 27 8 जार आ जाएगा। अगर हम 27 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 7 जार होता है 56, 8 2 जार 16 और 5 2 1 6, तो ये आता है 216। और फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये फिर आता है 4, और फिर ये आता है 2, तो ये 240 चलता रहेगा, तो इसका मतलब है ये 1.88 है। तो जब आपने 51 को 27 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1.88। तो 1.88 को आपने मल्टीप्लाई करना है 18.5 से, तो 1.88 को मल्टीप्लाई करोगे 18.5 से तो ऑलमोस्ट ये बन रहा है 34.9 ग्राम। राइट आंसर इज चार्ली। Next, I calculate the work done when 1 mole of an ideal gas expands from 15 decimeter cube to 20 decimeter cube against a constant external pressure of 2 atmosphere। तो गैस एक्सपैंड हो रही है, इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है, और ये वैसे भी नेगेटिव ही आएगा। तो वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर है 2, और चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है, चेंज इन वॉल्यूम पहले था वो
गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम 15 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब। तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो आ गया -5, क्योंकि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, क्योंकि वो एक्सपैंड हो रही है। तो चेंज इन वॉल्यूम आया 5, 2 5 10। चूंकि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है इसलिए ये नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपैंड हो रही है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। सो द राइट आंसर इज अल्फा। When 1 mole of ice melts at 0 degree centigrade and constant pressure of 1 atmosphere, 6025 joule of heat is absorbed by the system. The molar volume of ice and water are 0.20 and 0.018 decimeter cube respectively. Calculate delta E. जी, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसमें जो है ज़्यादा टाइम लगता है कैलकुलेशंस में, लेकिन है बहुत इजी, फार्मूला बहुत सिंपल है। अब हमें पता है कि एंथैल्पी किसके इक्वल होती है। एंथैल्पी इक्वल होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वर्क डन। तो आपने फाइंड आउट करनी है डेल्टा ई। तो ये पी डेल्टा वी इधर आके माइनस हो जाएगा। तो पहले तो आप पी डेल्टा वी कैलकुलेट करो। पहले तो आप जो पी डेल्टा वी है ना, इसको कैलकुलेट करो। डेल्टा एच तो हमें पता है, डेल्टा एच 6025 जॉल ऑफ हीट, ये तो हमें पता है। कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है ना, तो जब आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हो तो फिर डेल्टा एच हीट के इक्वल होती है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर की बात है कि डेल्टा एच हीट के इक्वल है, तो आप यहाँ पर डेल्टा एच की जगह हीट पुट कर दोगे और माइनस पी डेल्टा वी। पहले तो आप पी डेल्टा वी कैलकुलेट करोगे, तो प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है, चेंज इन वॉल्यूम आप उसको मेल्ट कर रहे हो। तो आइस एंड वाटर आर, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है और वाटर का वॉल्यूम कम है। हमें पता है कि आइस जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है और वाटर का वॉल्यूम कम है। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे, तो वाटर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे 0.020। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा -0.002। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा -0.002 डेसीमीटर क्यूब एटीएम। अब चूंकि जो एनर्जी है यहाँ पर, जो क्यू है ये जाउल की फॉर्म में है, पर पी डेल्टा वी किस फॉर्म में है, डेसीमीटर क्यूब एटीएम की फॉर्म में है। तो यहाँ पर उसने आपको एक वैल्यू गिवन दी हुई है, एक वैल्यू दी हुई है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इंटू एटीएम जो है वो 101.33 जाउल के इक्वल है। तो इसको हमने जाउल में करना है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 101.33 से, तो ये जाउल में हो जाएगा। तो इसका आंसर आता है -0.20 जाउल। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे डेल्टा ई। तो हीट कितनी थी, हीट है 6025 माइनस, और ये कितनी आई है -0.20। तो इन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 6025 प्लस 0.20। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6025.20 जूल्स। राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है 1 slice of bread with a tablespoon of peanut butter on it contains 20 gram carbohydrate, 10 gram protein and 9 gram fat. Calculate total energy consumed in this intake. तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इनके 1 ग्राम कितने किलो कैलोरीज के इक्वल होता है। तो आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे। तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज होती हैं। इसी तरह प्रोटीन के भी 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज होती हैं, और फैट के 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज होती हैं। तो जो इनके ग्राम्स गिवन है उससे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 ग्राम में ये 4 किलो कैलोरी है। तो कार्बोहाइड्रेट का कितना मैस दिया 20 ग्राम, तो 20 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80 किलो कैलोरीज। 20 ग्राम में आ गई 80 किलो कैलोरीज। फिर प्रोटीन का मैस हमें कितना गिवन है 10 ग्राम, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 40 किलो कैलोरीज। और इसका गिवन है 9, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 9 जार 81। तो अब हम इन सब को ऐड करेंगे 1, तो ये हो जाएगा
201 kilocalories. So the right answer is Charlie. नेक्स्ट है डेल्टा एच कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय अप्लाइंग। डेल्टा एच को हम इनडायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वैसे तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं कैलोरी मीटर से, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो पॉसिबल नहीं हैं, जो जिनके साथ कोई और रिएक्शन भी compete कर रहा होता है, उनकी हम डायरेक्ट कैलोरी मीटर से मेजर नहीं करते, तो उनके लिए हम हेजर्स लॉ अप्लाई करते हैं। राइट आंसर इज डेल्टा। Next, the heat of sublimation of potassium is 98 kilojoules per mole. The heat of dissociation of bromine gas is 192.5 kilojoules per mole. The ionization energy of potassium is 414 kilojoules per mole. The electron affinity of Br is minus 334.7 kilojoules per mole, and the heat of formation of KBr is minus 405.8 kilojoules per mole. Calculate the latest energy. तो ये हमारे पास है Born-Haber cycle, और ये हमने डिस्कस किया है। बॉर्न-हेबर साइकिल हमने डिस्कस किया था। तो बहुत सिंपल होता है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इस तरफ आती है लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर बाकी तमाम जो हैं उनको हम ऐड कर देंगे। बाकी तमाम जो है उनको हम राइट साइड पर लेके आएंगे। तो एक तो इसमें हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ पोटेशियम आएगी, दैट इज 98, और इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी पोटेशियम की, दैट इज 414। इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी ब्रोमीन गैस की, पर ब्रोमीन का हमें एक एटम चाहिए ना, तो जब हम इसका 1 मोल लेंगे तो हमें 2 ब्रोमीन एटम मिलेंगे। पर हमने क्या करना है, हमने एक एटम लेना है, पोटेशियम के साथ हमने ब्रोमीन का एक एटम लेना है। तो जो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो प्लस 192.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ब्रोमीन -334.7, और प्लस इसमें ऐड करेंगे लेटेस्ट एनर्जी ऑफ KBr। तो इन सब को, तो हमारे पास फॉर्मेशन कितनी है? फॉर्मेशन है -405.8, और इन सब को जब हम ऐड करेंगे, पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इन सब को ऐड करेंगे, और फिर जो भी आंसर आएगा, इसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है, इसको हम कहते हैं डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच लेटेस्ट। तो फिर हम इसको उधर जाके माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आता है -679.3 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन? इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो बहुत आसानी से आयोनाइज हो जाता है वाटर के अंदर? एसिटिक एसिड बहुत आसानी से आयोनाइज नहीं होता। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस है, आसानी से आयोनाइज नहीं होती। कार्बोनिक एसिड भी वीक एसिड है, आसानी से आयोनाइज नहीं होता। पोटेशियम आयोडाइड आसानी से आयोनाइज हो जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। राइट आंसर इज डेल्टा। 101 है, when 4 gram of magnesium was heated in excess of oxygen, calculate the theoretical yield of magnesium oxide। तो आप पहले इक्वेशन बनाओगे, Mg plus O2, it gives 2MgO। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मैथ्स लिखोगे आप सबसे पहले। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक मैग्नीशियम का मास होता है, 1 मोल का मास होता है 24 ग्राम, तो ये 2 मोल्स हैं, तो ये 48 ग्राम। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना होगा? 24 + 16, ये हो जाएगा 40। तो 2 मोल्स का कितना होगा? 80 ग्राम। तो उसने आपको क्या कहा, अगर मैग्नीशियम 4 ग्राम हो और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो ये कितना बनेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 × 80 डिवाइडेड बाय 48। तो 4 1 4, तो ये हो जाएगा 12। तो 80 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 आर 72 होता है, तो ये 6.6 आएगा। राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज चूजन एज। शी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके इक्वल है? अच्छा, अगर आप पोजीशंस देखो, अगर हम बात करें, बेरिलियम यहाँ पर है ग्रुप 2 में, मैग्नीशियम इधर है, फिर सोडियम इधर है, और इधर एल्यूमिनियम है, और इधर बोरॉन। तो अगर आप बोरॉन से एल्यूमिनियम में जाते हो तब भी आपका जो शेल है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। अगर आप सोडियम से मैग्नीशियम पे जाते हो, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पे जाते हो, तो एक क्लियरली डिफरेंस आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अब पीछे रह गया बेरिलियम। तो जो भी एलिमेंट्स डायगोनल में होते हैं ना, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करती हैं। तो एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है टू बेरिलियम। राइट आंसर इज बीटा। इसकी 1.57 है और इसकी 1.58 है या 1.6 है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन? इनमें से कौन नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है? तो सिर्फ लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है, द third period element that initially reacts rapidly with oxygen to form a protective oxide coating that prevents further reaction is, तो ये एलिमेंट है एल्यूमिनियम, जो कि प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की कोटिंग बना लेता है, एक अपने ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है। नेक्स्ट है, कॉपर प्लस टू salt solution is blue in color due to the transition of electrons from, तो कॉपर प्लस 2 में क्या होता है, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कलर्ड होते हैं ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉपर प्लस 2 आयन में एक डी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर ऑर्बिटल में चला चला जाता है, तो ये डी डी ट्रांजिशन कहलाता है। राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज विच टाइप ऑफ सॉल्ट? जैसे कि K4FeCN6, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है, नेम ऑफ कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज अमाइनो, नो, कार्बोनाइल, यस। कार्बोनाइल जो है ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन्स का। कार्बोक्सिल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है। फॉर्माइल जो है, फॉर्माइल है एल्डिहाइड्स का। नेक्स्ट है, पैरिडीन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो पैरिडीन जो है ये जस्ट लाइक बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें एक कॉर्नर पे नाइट्रोजन आ जाती है, तो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है, which of the following element cannot be detected directly in a given organic compound? ऑक्सीजन जो है इसको हम डायरेक्टली जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बाकी फंक्शनल ग्रुप्स में भी प्रेजेंट होती है, तो इसको हम डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। राइट आंसर इज चार्ली। द होमोलिटिक फिशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एन एल्केन, तो होमोलिटिक फिशन में क्या होता है, बॉन्ड इस तरह ब्रेक होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो कार्बन पे आ जाता है फ्री रेडिकल, तो बेसिकली ये अल्काइल ग्रुप होता है, तो ये अल्काइल फ्री रेडिकल बनता है। राइट आंसर इज अल्फा। कार्ब एनाइन नहीं बनता, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता, कार्बोकैटाइन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, मिथाइल प्रोपेन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, एडिशन ऑफ HBr टू आइसोब्यूटाइलीन, जी ये है हमारे पास आइसोब्यूटाइलीन, तो इसमें अगर आप HBr ऐड करोगे तो मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा, तो नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है, तो ये हो जाएगा CH3C CH3 CH3 और ये Br, तो ये बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हमेशा हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं।
जबकि एक्वस का काम होता है सब्सटीट्यूशन करवाना। और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये तो डिहाइड्रेशन करता है, और जिंक डस्ट जो है इसका काम होता है या तो रिडक्शन करना, या जिंक का काम होता है डीहेलोजिनेशन। नेक्स्ट है द पीकेबी ऑफ एन प्रोपाइल एमाइन इज, एन प्रोपाइल एमाइन की जो पीकेबी वैल्यू है वो है 3.32, राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है द कार्बन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो 3 अदर एटम्स के साथ अटैच्ड है। वो एटम्स जो हैं वो कार्बन के भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कार्बोकैटाइन। कार्ब एनाइन जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव होता है, तो कार्बीन भी नहीं है, ऑक्सोनियम भी नहीं है। ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव आता है तो वो ऑक्सोनियम होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है? सारी ही एल्कोहल्स है, और फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और फिर एन प्रोपाइल अल्कोहल है, और फिर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो ब्रांचिंग की मदद से सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। तो इसमें जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और उसमें ज़रा कार्बन का नंबर भी ज़्यादा है, वो है एन प्रोपाइल अल्कोहल। ऑल्दो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में 4 कार्बन है, लेकिन चूंकि वो ब्रांचिंग में है, उसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सो द राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद सोडियम प्रोड्यूसेस। अब जैसे कि हमारे पास अल्कोहल है CH3CH2OH, तो इसको जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये एक सॉल्ट बनता है। तो इस केस में ये बनेगा सोडियम एथो ऑक्साइड, तो यानी कि इनको हम कहते हैं एल्को ऑक्साइड्स, राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स, जब भी हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन्स बनती हैं, और जब हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड्स बनती हैं। नेक्स्ट है विच एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कीटोन्स से, क्योंकि एल्डिहाइड में ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स नहीं लगे होते हैं। और एल्डिहाइड में भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि इसमें सबसे छोटे ग्रुप्स लगे होते हैं, इसमें बल्कि ग्रुप्स नहीं लगे होते। न्यूक्लियोफाइल आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर लेता है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ethanol no, ethanol no, methanoic acid no, methyl cyanide yes। तो जब भी आप साइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप में। तो इस तरह ये बन गया एसिटिक एसिड, राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है प्रोटीन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन हैज स्ट्रक्चर, तो हीमोग्लोबिन में जो है वो एक से ज़्यादा चेन्स होती हैं, तो लिहाजा इसका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है, राइट आंसर इज डेल्टा। और लास्ट है इन competitive इनहिबिशन द इनहिबिटर, तो कंपटीशन हो रहा है, कंपेटिटिव इनहिबिशन है, तो इसका मतलब है जो इनहिबिटर है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह है, तो लिहाजा वो सबस्ट्रेट के साथ compete करेगा। बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट, नो, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं होता। कंपीट्स विद द एंजाइम, नो, कंपीट्स विद द सबस्ट्रेट, क्योंकि ये सबस्ट्रेट की तरह होता है, तो ये एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाता है, तो ये उसके साथ compete करेगा सबस्ट्रेट के साथ। इरिवर्सिबली बाइंड्स विद द एंजाइम, नो, राइट आंसर इज चार्ली। जी बच्चों, तो ये थी हमारे पास डिस्कशन KMU MD CAT 2024 की। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करोगे। ओके जी, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।